Hello students, in this video we'll discuss about three things. First is what is front end and back end of compiler. Front end back end of compiler क्या होता है? What is the motive to divide that compiler into two ends? Second, what is one pass compiler, what is multi pass compiler? And the third is what is analyze phase and synthesize phase of compiler. तो ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. So just see here, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ कंपाइलर. फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ कंपाइलर. सो एज वी कैन से दैट कि बेसिकली जो कंपाइलर होता है दैट कंपाइलर कंसिस्ट नंबर ऑफ फेजेस. सो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, जो भी आपका सोर्स कोड होता है यू आर पासिंग दैट सोर्स कोड वाया लेक्सिकल एनालाइजर. फिर वो जो कोड पास होता है, ठीक है, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पासिंग दिस सोर्स कोड लेक्सिकल एनालाइजर से पास करने के बाद हम लोग उसको किससे पास करते हैं, वी आर पासिंग दैट कोड वाया सिंटेक्स एनालाइजर. देन दैट कोड इज पास वाया सिमेंटिक एनालाइजर. सिमेंटिक एनालाइजर से पास करने के बाद हम लोग पास करते हैं इसको इंटरमीडिएट कोड जनरेटर फेज से, जो कि हमें इंटरमीडिएट कोड देता है. फिर हम इसे पास करते हैं कोड ऑप्टिमाइजर से, एंड दैट वी आर पासिंग दिस विथ कोड जनरेटर, जो फाइनली हमें टारगेट कोड देता है. ओके अब देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आपके फ्रंट एंड और बैक एंड का लॉजिक है वो क्या है. बेसिकली हमने क्या किया, अगर हम बात करें कि सोर्स कोड आपने कुछ पास किया, तो ये सोर्स कोड, ये जो कंपाइलर है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए आप बना रहे हो, क्लियर है. सपोज टू बी वो लैंग्वेज कौन सी है, तो सी प्रोग्रामिंग है, तो सी के टोकन्स अलग होंगे. C++ है उसके टोकन्स अलग होंगे. जावा है उसके टोकन्स अलग होंगे. बट ऑब्वियस है जिस टाइप की लैंग्वेज होगी उस टाइप के टोकन्स होंगे. उन टोकन को पास किया आपने सिंटेक्स एनालाइजर से, तो वी कैन से दैट अल्टीमेटली ये चेक कर रहा है उसके सिंटेक्स को. तो सी का सिंटेक्स अलग है, C++ का सिंटेक्स अलग है, जावा का सिंटेक्स अलग है. तो यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो भी हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा. इससे LA से जो आउटपुट आया वो लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा है, इससे जो आउटपुट आया वो भी लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा है. सिमेंटिक एनालाइजर तो अल्टीमेटली ये भी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है. जैसे सी की बात करें तो टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, जावा में करनी पड़ती है. तो मतलब इट इज ऑल्सो, इट्स का जो आउटपुट इट इज ऑल्सो लैंग्वेज डिपेंडेंट. लॉजिकल एरर्स सी की अलग हो सकती है, C++ की अलग हो सकती है, कंपाइलर जावा की अलग हो सकती है. सो इट इज ऑल्सो लैंग्वेज डिपेंडेंट. इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, तो ये जो इनपुट ले रहा है ये इनपुट भी किससे ले रहा है, सी की लैंग्वेज का कोड कुछ अलग आएगा, C++ का कोड पार्स ट्री अलग आएगी, जावा की पार्स ट्री अलग आएगी. उस पार्स ट्री से इसने आउटपुट दिया और नाउ हियर आउटपुट इज अ 3 एड्रेस कोड, इंटरमीडिएट कोड, जिसमें 3 एड्रेस होंगे. अब देखिए ये जो कोड है ना, ये कोड आपको यहां पे मिल गया. सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज रीलोकेटेबल कोड. इट इज रीलोकेटेबल कोड. ओके अब आप इसको कोड ऑप्टिमाइजर से पास कर रहे हो. ये डिपेंड करता है कि कोड को कैसा ऑप्टिमाइज करना है, ये डिपेंड करता है आप किस मशीन पे उसको रन कर रहे हो. ठीक है, तो इट इज मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर. तो यहाँ पे मशीन पे डिपेंड करने वाली चीजें आ गई. ठीक है, कि आउटपुट किसके रिस्पेक्ट में चाहिए आपको, मशीन के रिस्पेक्ट में. ठीक है, कोड जनरेशन किसके लिए करना है, मशीन के लिए जनरेट करना है. तो व्हाट वी कैन से, जो फर्स्ट 4 फेजेस ऑफ कंपाइलर होते हैं, वी कैन से दैट दिस 4 फेजेस डिपेंड्स ऑन दी लैंग्वेज डिपेंडेंट होते हैं. दे आर language dependent, and that is called front end of compiler. That is called front end of compiler. तो जो लैंग्वेज डिपेंडेंट है वो फ्रंट एंड है. फिर ये जो रीलोकेटेबल कोड मिला, इस रीलोकेटेबल कोड को हमें पास करना होता है सेकेंड पार्ट, दैट इज मशीन डिपेंडेंट, या जिसे हम कहते हैं बैक एंड ऑफ कंपाइलर. बैक एंड ऑफ कंपाइलर. ओके, सो दैट इज फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर. लैंग्वेज डिपेंडेंट कहेंगे तो मशीन इंडिपेंडेंट हो गया. इट इज मशीन डिपेंडेंट तो ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो गया, लाइक दिस. तो बेसिकली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. वो फेजेस जो लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहे थे फ्रंट एंड में आ गए, वो फेजेस जो मशीन पे डिपेंड कर रहे थे बैक एंड में आ गए. ठीक है, अब चलिए ये तो ठीक है सर, लॉजिक से समझ में आ गया कि फ्रंट एंड में हमने पहले वाले रख लिए, बैक एंड में बाद वाले रख लिए. रखा क्यों, व्हाट, व्हाई? सो सी हियर,
क्यों हम ऐसा करते हैं? सो जस्ट सी द लॉजिक. सपोज टू बी आई हैव अ लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग, या आई हैव अ लैंग्वेज सी लैंग्वेज मेरे पास है, एंड आई हैव डिफरेंट मशीन्स. आई हैव अ मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, डिफरेंट मशीन्स है मेरे पास. देर आर सो मेनी मशीन्स. वॉट आई वॉन्ट टू रन दैट सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग मुझे करनी है डिफरेंट मशीन्स पे. सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि हमें मशीन M1 का कोड, जैसे सिंपली इसको कंपाइलर से पास करोगे तो टारगेट M1 का आना चाहिए, M2 के लिए M2 का, M3 के लिए M3 का, M4 के लिए M4 का. इफ वी हैव n डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, ठीक है, तो हमें n डिफरेंट कंपाइलर्स की जरूरत पड़ेगी. गॉट माई पॉइंट? और वो n डिफरेंट कंपाइलर से आप क्या करोगे? आउटपुट जनरेट कर दोगे. यस. सो सर हमने सबसे पहले मशीन 1 का कंपाइलर बनाया, ये इसका आउटपुट दे देगा. फिर सर हमने मशीन 2 का कंपाइलर बनाया, दैट इज सेकेंड कंपाइलर, ये इसका आउटपुट दे देगा. सिमिलरली सर जितनी मशीन्स हैं उतने डिफरेंट कंपाइलर बना देंगे, हो गया काम. सो यस वी कैन डू दैट थिंग, बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू डिजाइन डिफरेंट कंपाइलर फॉर एवरी मशीन, बिकॉज यू नीड टू इम्प्लीमेंट 6 डिफरेंट फेजेस. हमने यहाँ पे लॉजिक यूज किया फ्रंट एंड एंड बैक एंड का. सी हियर, नाउ वी नो दैट कि फ्रंट एंड तो सर लैंग्वेज डिपेंडेंट है. लैंग्वेज डिपेंडेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि आप लैंग्वेज का फ्रंट एंड तो सेम ही रहने दो, इससे जो आउटपुट आया नाउ पास दैट आउटपुट वाया डिफरेंट बैकएंड से पास कर दो, क्योंकि बैकएंड जो है वो मशीन डिपेंडेंट है. सो बैकएंड 1 से पास किया तो मशीन 1 का कोड आ जाएगा, बैकएंड 2 से पास किया तो मशीन 2 का कोड आ जाएगा, बैकएंड 3 से पास किया तो मशीन 3 का कोड आ जाएगा. तो बेनिफिट क्या हुआ? अननेसेसरी मुझे मल्टीपल टाइम्स सेम फ्रंट एंड को इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ा. नाउ वी कैन पास अवर इनपुट वाया फ्रंट एंड. इट गिव्स अस अ इंटरमीडिएट कोड, बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग दैट इट इज रिलोकेटेबल कोड. अब आप उस रिलोकेटेबल कोड को किसी भी मशीन पे रन कर लो, उसके पास सिर्फ क्या होना चाहिए? बैकएंड. इसीलिए हम जावा को क्या कहते हैं? व्हाट वी आर सेइंग दैट जावा इज अ पोर्टेबल. वाई पोर्टेबल? क्योंकि जावा क्या करता है? जावा का जो कंपाइलर है वो सिर्फ फ्रंट एंड का काम करता है, वो आपको आउटपुट देता है. नाउ दैट इज रिलोकेटेबल कोड. जिसके पास भी बैकएंड है, बैकएंड क्या होता है? JVM, जावा वर्चुअल मशीन. सो जो भी जावा वर्चुअल मशीन रखेगा उसको आप उस पर्टिकुलर कोड को वहां पे जाके क्या कर सकते हो? एग्जीक्यूट कर सकते हो. व्हाट माई पॉइंट? सो मतलब एग्जीक्यूशन से मतलब है कि फर्दर उसको आगे पास करके फाइनल ऑब्जेक्ट कोड ले सकते हो. ठीक है. सो दैट वुड बी द लॉजिक. तो ये एक बेनिफिट हुआ. सेकेंड बेनिफिट देखिए इसका क्या है. See the another benefit. अब हमने क्या किया? इस स्पेसिफिक को पास किया. सी नाउ वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस. आई हैव लैंग्वेज 1, 2, 3, ऐसे 4 लैंग्वेजेस मेरे पास, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, और इन सभी को मुझे सेम मशीन पे कंपाइल करना है. सो अगेन आई नीड अ कंपाइलर. अब हमने क्या बोला कि इस केस में हम क्या करें? एक टास्क हम लोग कर सकते हैं. हर लैंग्वेज का फ्रंट एंड बना दिया, फ्रंट एंड हमें एक कोड देगा दैट इज रिलोकेटेबल कोड या फिर इंटरमीडिएट कोड. अब इस इंटरमीडिएट कोड को अल्टीमेटली समझाना किसे? मशीन एम को. तो इसका जो बैकएंड होगा वो हम यूज कर सकते हैं. नाउ दैट पास वाया सेम बैकएंड, दैट इज योर टारगेट कोड. ओके. तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इफ वी हैव अ मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड वी वांट टू कंपाइल ऑल द लैंग्वेजेस फॉर द सेम मशीन, then we can use different front end and same back end. If we want to run, if we want to compile same language on a different machine, then we can use same front end and different back end. So that would be the advantage of front end and back end of compiler. Okay. अब जो आपका 1 पास कंपाइलर और 2 पास कंपाइलर होता है, एग्जैक्टली वो इसी तरीके से होता है. अगर हम बोलते हैं 1 पास कंपाइलर, दैट मीन्स आप सोर्स कोड देते हो, उसकी करस्पॉन्डिंग आपको टारगेट कोड मिलता है, दैट इज 1 पास कंपाइलर. If we are using 2 pass compiler,
सो सोर्स कोड देते हो, आपको 3 एड्रेस कोड या हम बोले रीलोकेटेबल कोड मिलता है, और उस रीलोकेटेबल कोड को फिर आप सेकंड पास करते हो. सो 1 पास 2 पास, दैट इज कॉल्ड 1 पास कंपाइलर एज वेल एज 2 पास कंपाइलर. तो 2 पास कंपाइलर में हमें बीच में रीलोकेटेबल कोड मिल जाएगा. गॉट माई पॉइंट? नाउ सी व्हाट इज एनालिसिस फेज एंड सिंथेसाइज फेज ऑफ कंपाइलर. तो वो देखते हैं क्या है. सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सोर्स कोड को लेक्सिकल एनालाइजर से पास किया. इट पास वाया सिंटेक्स एनालाइजर, वो उसको सेमांटिक एनालाइजर से पास करते हैं. देन इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर, कोड जनरेटर, फाइनल हमें टारगेट कोड मिलता है. सो वी कैन से दैट कंपाइलर को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. एनालिसिस फेज ऑफ कंपाइलर. सो फर्स्ट 3 phases आर एनालिसिस फेज ऑफ कंपाइलर. सो एनालाइज मतलब हमें कोड को एनालाइज करना है कि कहीं लेक्सिकल एरर तो नहीं है, कहीं सिंटेक्स एरर तो नहीं है, कहीं सिमेंटिक एरर तो नहीं है. तो जो एनालिसिस एरर होती है, जो एनालाइजेशन होता है, वो एनालिसिस फेज ऑफ कंपाइलर में होता है. फिर जो एनालिसिस फेज कंपाइलर का जो आउटपुट हमें मिलता है उसको हम पास करते हैं सिंथेसाइज फेज ऑफ कंपाइलर से. दैट द सेकेंड लास्ट 3 phases आर सिंथेसाइज्ड, या सिंथेसाइज भी कहते हैं, सिंथेसाइज्ड फेज ऑफ कंपाइलर. ओके, तो यहां पे जनरली क्या होता है, जनरेशन का काम होता है. देखिए इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये भी एक कोड जनरेट कर रहा है, उस कोड को फर्दर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वो भी एक कोड है, और उस कोड को फिर हम जनरेट कर रहे हैं, फाइनल टारगेट कोड मिल रहा है. तो जो भी एनालिसिस फेज का आउटपुट है, उस एनालिसिस फेज के आउटपुट को यहाँ पे यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग टारगेट कोड. सो दैट इज द सिंथेसाइज फेज ऑफ कंपाइलर. सो दैट इज द बेसिक एनालाइज फेज एंड सिंथेसाइज फेज ऑफ कंपाइलर. ओके.